जनता पार्टी की ओर से दूसरी लिस्ट जारी हो गई है। बीजेपी ने एक बार फिर 29 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की है। कपिल मिश्रा को करावल नगर से टिकट मिला है। हरीश खुराना को मोती नगर से टिकट दिया है। ओखला से मनीष चौधरी उम्मीदवार बनाए गए हैं। लक्ष्मी नगर से अभय वर्मा को उम्मीदवार बनाया है। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने 29 उम्मीदवारों की यह दूसरी लिस्ट जारी कर दी है। बता दें कि आज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के घर बीजेपी कोर कमेटी और बीजेपी मुख्यालय में केंद्रीय चुनाव समिति सीईसी की बैठक हुई और इसमें दिल्ली चुनाव के कैंडिडेट्स को लेकर मंथन हुआ है। आपको बता दें कि सीईसी की बैठक में पीएम मोदी और अमित शाह भी शामिल हुए थे और इस दौरान सूत्र ये बता रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी का यह कहना है कि दिल्ली के लोगों का बीजेपी पर भरोसा बढ़ा है, लेकिन जीत के लिए और मेहनत करनी होगी। साथ ही पीएम मोदी ने यह भी कहा कि आम आदमी पार्टी की असलियत लोगों के सामने लानी होगी, केजरीवाल के झूठ को उजागर करना होगा। तो बड़ी जानकारी मिल रही है। भारतीय जनता पार्टी की ओर से दूसरी लिस्ट जारी हो गई है। कमलेश संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कमलेश, दूसरी लिस्ट में क्या खास है? देखिए, 29 नामों की सूची जारी की गई है। उस अगर सूची को आप ठीक से देखेंगे तो उसमें 5 महिलाओं को टिकट दिया गया है, यानी 7 महिलाओं को टिकट मिल चुका। लगभग 10% नाम इसमें महिलाओं का नाम शामिल है। जो अगर दोनों लिस्ट मिलाकर देखेंगे 29 नाम है। करावल नगर से एक बहुत चौंकाने वाला नाम जो आप देख पा रहे हैं वो कपिल मिश्रा का नाम है। कपिल मिश्रा पहले आम आदमी पार्टी में थे, लेकिन पहली बार उनको बीजेपी की ओर से न्योता मिला है, दिया गया है। करावल नगर से कपिल मिश्रा का नाम है। सीलमपुर से अनिल गौड़, ये पुराना नाम है, अनिल गौड़ पहले भी चुनाव लड़ चुके हैं। लक्ष्मी नगर से अभय वर्मा, पहले अभय वर्मा यही से विधायक है, विधायक है, उनको रिटेन किया गया है। कोंडली से प्रियंका गौतम एक नया नाम है जो महिला है। मनीष चौधरी ओखला से, ये पुराने बीजेपी के कार्यकर्ता है, ओखला से चुनाव लड़ चुके हैं पहले भी। तुगलकाबाद और रोहतास बिधोरी भी पहले विधायक लड़ चुके हैं, लेकिन 2020 में वो चुनाव हार गए थे। उसी तरह कस्तूरबा नगर से नीरज बसोया को उम्मीदवार बनाया गया। कस्तूरबा नगर कहा जाता है कि ये जो यहाँ पे पूर्वांचली वोटर काफी ज्यादा है, लेकिन यहाँ से नीरज बसोया को उम्मीदवार बनाया गया। उससे पहली खबर ये थी कि यहाँ से किसी पूर्वांचली उम्मीदवार बनाया जा सकता है। लेकिन उसके अलावा राजेंद्र नगर से उमंग बजाज को, पालम से कुलदीप सोलंकी, पालम भी पूर्वांचली बहुल इलाका है, लेकिन यहाँ भी किसी पूर्वांचली को टिकट नहीं दिया गया। पालम से कुलदीप सोलंकी को टिकट दिया गया। नजफगढ़ का इलाका काफी जाट बहुल इलाका है, लेकिन वहाँ से नीलम पहलवान को टिकट दे, वो खुद भी जाट है। इसके अलावा मटियाला भी एक पूर्वांचली बहुल इलाका, यहाँ से मटियाला से संदीप सहरावत को टिकट दिया, यानी एक बार फिर दांव लगाया गया है जाट उम्मीदवार पे। द्वारका में एक बार फिर प्रद्युमन राजपूत को उम्मीदवार बनाया गया। प्रद्युमन राजपूत 2020 से ही बीजेपी के उम्मीदवार थे, हालांकि चुनाव हार गए थे और ये पूर्वांचली हैं, उन पर दांव लगाया गया। उत्तम नगर से पवन शर्मा काफी पुराने नेता हैं, कई 3 बार चुनाव लड़ चुके हैं, फिर पवन शर्मा पे दांव लगाया गया। विकासपुरी से पवन कुमार सिंह है, पूर्वांचली है। तिलक नगर से श्वेता सैनी है। इसका हरिनगर से श्याम शर्मा है। उर्मिला कैलाश सांग बंगवाल जो मादीपुर से टिकट दिया गया है। फिर मोती नगर से हरीश खुराना, आपको याद होगा मतलब खुराना के बेटे हैं और पुराने कार्यकर्ता रहे, बीजेपी स्पोक्स पर्सन रहे, अभी है स्पोक्स पर्सन है भी, उनको उम्मीदवार बनाया कृति नगर से, मोती नगर से। बल्ली मरान एक पुराना दिल्ली का पुराना इलाका, कमल बागरी को वहां से उम्मीदवार बनाया गया। मटिया महल है, दीप्ति इंदौरा को उम्मीदवार बनाया गया। चांदनी चौक से सतीश जैन को उम्मीदवार बनाया गया। सदर बाजार से मनोज कुमार जिंदल को उम्मीदवार बनाया गया। शकुरबर्ती से करनैल सिंह, सुल्तानपुर माजरा से कर्म सिंह कर्मा, किरारी से बजरंग शुक्ला। ये किरारी, नरेला और तिमारपुर तीनों जो है पूर्वांचल बहुल इलाका है, लेकिन यहाँ से किसी पूर्वांचली को टिकट नहीं दिया है। तिवारपुर से सूर्य प्रकाश खत्री को टिकट मिला है। नरेला से राजकरण खत्री को टिकट मिला। मुंडका से गजेंद्र दलाल उनको उम्मीदवार बनाया गया। उसका किरारी से बजरंग शुक्ला को उम्मीदवार बनाया गया। किरारी पहले आपको याद होगा, किरारी से जो सिटिंग यहाँ के सांसद हुआ करते थे, जो पहले विधायक थे, वो आम आदमी पार्टी में चले गए, इसलिए वहाँ वो सीट आप कह सकते हैं वहाँ उम्मीदवारी खाली हो गई थी, तो वहाँ बजरंग शुक्ला को उम्मीदवार बनाया गया। कुल मिलाकर अगर आप इस लिस्ट को देखेंगे तो तकरीबन इसमें 7 जो है पूर्वांचली उम्मीदवार हैं। तो कुल मिलाकर जो बीजेपी का वादा है कि भारी संख्या में पूर्वांचली को टिकट देंगे, लेकिन लगभग जो 29 सीट है उसमें से 7 पूर्वांचली, 5 महिला को टिकट मिला है। जी बिल्कुल कमलेश, और इसके साथ ही अब 12 प्रत्याशियों के अनाउंसमेंट होना बाकी है, उस पर मंथन पार्टी करेगी। लेकिन यह भी कहा जा रहा है कि रमेश बिधूड़ी की जगह दूसरा प्रत्याशी लाया जा सकता है। नहीं, कल ही आज भी देर शाम, कल सुबह भी पार्टी नेताओं से हमारी बात हुई थी। बीजेपी दफ्तर उन्होंने साफ साफ मना किया था कि रमेश बिधूड़ी का
का कैंडिडेचर नहीं बदला जाए। पहले ये कहा जा रहा था कि शायद उनको जिस कंस्टिट्यूंसी में 2 महिला उम्मीदवारों के बीच वो फंसे हुए हैं तो शायद उनका कंस्टिट्यूंसी बदले जाने की खबर जरूर थी, लेकिन पार्टी ने मना किया है कि वहां से कोई उम्मीदवार बदला नहीं जाएगा। रमेश भदौरी वहीं से चुनाव लड़ेंगे। और जहां तक जो बाकी बचे उम्मीदवारों की बात है, तभी चूंकि 1-2 सीट जो है जनता दल यूनाइटेड को दिया जाना है, लोजपा को एक सीट दिया जाना है, उन दोनों दलों से बातचीत जारी है। संभवतः इसी वजह से ये जो 7 उम्मीदवारों का जो कैंडिडेचर रोका गया है, उनका कहा गया है कि कल शाम तक जनता दल यूनाइटेड और लोजपा से बात करने के बाद फिर बाकी बचे सीटों का अनाउंसमेंट कर दिया जाएगा। बीजेपी चाहती है कि एक सीट जेडीयू को और एक सीट लोजपा को दे, लेकिन लोजपा एक सीट से तो मान रही है, लेकिन जेडीयू चाहती है कि कम से कम 2 सीट उनको दी जाए। पिछले 2020 में भी 2015 में भी 2 सीटों पर अब जेडीयू लड़ी थी। संगम बिहार का एक इलाका था जहां जेडीयू चुनाव लड़ती आ रही है, और इसके साथ साथ ललित बुरारी से बीजेपी ने कैंडिडेट घोषित कर दिया है। संगम बिहार का भी अनाउंसमेंट नहीं किया, तो उम्मीद की जा रही है कि जेडीयू के साथ सीट कोलिशन के अनाउंसमेंट के बाद ही ये जो बाकी जो नाम है वो जारी होंगे। बिल्कुल, यानी सहयोगियों के साथ तालमेल बैठाया जाएगा। लेकिन आज एक बड़ी बात पीएम मोदी की ओर से कही गई इस बैठक में, और उन्होंने कहा कि दिल्ली में बीजेपी की हवा बन रही है, लोग भरोसा कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी पर, इसलिए कड़ी मेहनत करनी होगी। बिल्कुल, आपने ठीक कहा। कल देर रात जब केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई तो उसमें प्रधानमंत्री मोदी ने ये कहा गया कि वो तकरीबन 10 मिनट तक लोग जो बीजेपी के लोग थे, बीजेपी के जो नेता थे जो केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में शिरकत करने आए, तो उनको कहा कि आप एकजुट होकर लड़ें, बीजेपी के पक्ष में माहौल बना हुआ है। बस ये विश्वास दिलाने की जरूरत है कि आम आदमी पार्टी से निजात दिलाने के लिए भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ेगी। और आपने देखा जब आज खुद अमित शाह जब मुखातिब हुए जनता के सामने, खासकर जब झुग्गी झोपड़ी अभियान को संबोधित कर रहे, तो उन्होंने साफ तौर पर कहा, साफ तौर पर 2 बात दोहराई कि प्रधानमंत्री मोदी ने बिल्कुल क्लियर किया है कि जो योजनाएं दिल्ली में चल रही है वो लगातार चलती रहेंगी। और अपनी से उन्होंने वादा किया कि बीजेपी का पक्का वादा है कि झुग्गी झोपड़ी जहां झुग्गी झोपड़ी है उनके बदले वो पक्का मकान देगी। ये बीजेपी का वादा है, और मोदी की गारंटी यानी अमल करने की पूरी गारंटी होती है। जाहिर सी बात है, ये 2 बड़ा दांव बीजेपी चल रही झुग्गी झोपड़ी के तहत 20 सीटों पर प्रभावित करने की जिम्मेदार रखते हैं ये झुग्गी झोपड़ी के वासी, तो उनको पूरा दांव है। साथ ही साथ दूसरा दांव बीजेपी ने चला है कि जो भी आम आदमी पार्टी की ओर से भ्रम फैलाई जा रही थी, अगर सरकार आई तो जो इतनी भी जनहित की योजनाएं जो आम आदमी पार्टी चला रही है उनको रोक देगी। लेकिन उस बात को पार्टी ने सिरे से खारिज किया है, साफ साफ संकेत दिया है कि पार्टी उन योजनाओं पर आगे बढ़ते रहेगी। यानी वो योजनाएं ऑलरेडी दिल्ली में चल रही पिछले 10 सालों से, वो किसी भी योजना को बंद नहीं किया जाएगा। बिल्कुल कमलेश, बीजेपी की इस लिस्ट में 5 महिलाओं को भी जगह दी गई है, पूर्वांचलियों के भी आपने नाम गिना दिए, और इसके साथ ही रणनीति ये भी बनाई जा रही है कि आम आदमी पार्टी पर और आक्रामक तरीके से प्रहार किया जाएगा, क्योंकि पीएम मोदी ने खुद कह दिया कि केजरीवाल के झूठ को उजागर करना है, जनता के सामने उन्हें एक्सपोज करना है। लेकिन निश्चित रूप से क्योंकि पूरी पार्टी का कमान, पार्टी के पूरे कैंपेन की कमान खुद अमित शाह ने संभाल ली है, और प्रधानमंत्री मोदी ने पहले ही कैंपेन यहाँ शुरुआत कर दी थी। आपने देखा कि 2 रैली दिल्ली में प्रधानमंत्री कर चुके हैं, और कैंपेन की शुरुआत पार्टी के वरिष्ठ नेता केंद्रीय गृह मंत्री जी ने अपने हाथ में ले लिए। लगातार जो कल आपने देखा 2 दिन पहले जेपी नड्डा दिन भर बैठक करते हैं बीजेपी प्रदेश कार्यालय में, चूंकि जेपी नड्डा जब से बीजेपी अध्यक्ष बने कभी वो बीजेपी अध्यक्ष होने के नाते प्रदेश कार्यालय नहीं गए, लेकिन लगातार वो दिन भर बैठक करते रहे। फिर देर शाम तक केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ बैठक होती रही। जब ये लिस्ट आई है, कल जब केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हो रही थी तो कल सुबह तक लगभग 3 घंटे केंद्रीय मंत्री अमित शाह जेपी नड्डा के साथ बीजेपी के बड़े नेताओं के साथ बैठे रहे। और ऐसी स्थिति में साफ संकेत है कि इस बार पूरा चुनाव की कमान केंद्रीय पार्टी के आलाकमान के हाथ में होगी, और सिर्फ उसी स्ट्रेटेजी के हिसाब से पूरा कैंपेन चलेगा। रणनीति उसी हिसाब से तय की जाएगी। किन मुद्दों पर आम आदमी पार्टी को घेरना है वो भी बीजेपी पार्टी हाईकमान तय कर रही है। और आपने देखा जो पूरा कैंपेन सॉन्ग से लेकर पार्टी का जितना भी रणनीतिक रचनात्मक तैयारी है सभी पार्टी के शीर्ष नेताओं के निर्देश पर ही तैयार हो रहा है। बिल्कुल कमलेश, एक तरफ अग्नि परीक्षा आम आदमी पार्टी की होने वाली है तो बीजेपी की भी साख दांव पर है, और फिर से सत्ता वापसी और इतने लंबे समय का सूखा खत्म करने की फिराक में बीजेपी है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर उठता है कि अभी तक जितने भी कैंडिडेट उतारे गए चुनावी मैदान में, कमलेश आपकी नजर में, आपके अनुभव के मुताबिक किसकी दावेदारी ज्यादा मजबूत नजर आती है, पलड़ा किसका भारी है? देखिए, कहना बेहद मुश्किल है किसका पलड़ा भारी है, लेकिन जहां तक दिल्ली में घूमने से मुझे
मालूम हुआ या जानकारी लगी है या आप कह सकते हैं जो थोड़ा सा इंट्यूशन हुआ है, वो एक बात बिल्कुल साफ नजर आती है कि इस बार आम आदमी पार्टी को किक वॉक नहीं मिलने पा रहा है, ना ही बीजेपी को किक वॉक मिलने वाला है। निश्चित रूप से कंटेंट जो मुकाबला है काफी तगड़ा होने वाला, और मुकाबला उन क्षेत्रों में बड़ा तगड़ा होगा जहां आम आदमी की पार्टी का वर्चस्व, यानी झुग्गी झोपड़ी के इलाके में और खासकर पूर्वांचलों के इलाके में, क्योंकि पूर्वांचलों की जो 12 पिछली बार 10 सीटें भी पूर्वांचलियों को आम आदमी पार्टी ने दी, जिसमें 9 पर पूर्वांचलियों की जीत हुई थी, लेकिन बीजेपी ने लगभग 7 कैंडिडेट उतारे थे। लेकिन अभी भी जो लिस्ट जारी हुआ है उसके मुताबिक तो 7 ही उम्मीदवार बीजेपी ने तय किए हैं। लेकिन एक खास बात है कि इस बार पूर्वांचली काफी नाराज दिख रहे हैं, खासकर जिस तरह से यमुना का मसला उठा, यमुना के छठ पर्व के दौरान यमुना साफ नहीं दिखी, और लगातार जिस तरह से वो हमला केजरीवाल पूर्वांचलों पर अटैक कर रहे हैं, जिस तरह से भाषा का इस्तेमाल कर, उससे पूर्वांचलों में एक बड़ा नाराजगी है। दूसरी तरफ झुग्गी झोपड़ी बनाने वालों के को में काफी नाराजगी देखी जा रही है। अगर इस दोनों प्लांट में बीजेपी कामयाब हुई तो इस बार बीजेपी को सत्ता मिल सकती है। बस दांव इसी दोनों जगह लगने वाला है। लेकिन कुल मिलाकर के पूरा जो मुकाबला है दिल्ली में काफी मजबूत होगा, काफी तगड़ा होने वाला है इस बार। 2015 या 2020 का ये का समय नहीं, इस बार दोनों ही पार्टियों को काफी मशक्कत करनी पड़ी, और चूंकि बीजेपी को लगता है, बीजेपी को इंट्यूशन भी, जो जानकारी बीजेपी को इंटरनल सोर्सेज से मिली है कि अगर बीजेपी एकजुट होकर के और जो जिस तरह से कैंपेन चलाई, हो सकता है इस बार आप जीत बीजेपी को हाथ लग जाए। बिल्कुल कमलेश, हम तैयारियों की चर्चा अभी साथ साथ कर रहे हैं आम आदमी पार्टी और बीजेपी की, तो वहीं कांग्रेस की ओर से 48 उम्मीदवार घोषित हुए हैं। इनकी लिस्ट कब तक और आ सकती है, और भारतीय जनता पार्टी के जितने कैंडिडेट्स बचे हैं उनको कब तक घोषित किया जा सकता है? क्या तैयारी है पार्टी की? जैसा मैंने आपको कहा कि चूंकि पहले जनता दल यूनाइटेड से और लोजपा से बीजेपी की बातचीत चल रही है, बीजेपी की ओर से एक सीट की पेशकश जनता दल यूनाइटेड को की गई है, लोजपा को भी एक सीट की पेशकश की गई है। ज्यादा मुश्किल लोजपा के साथ नहीं है, मुश्किल है जनता दल यूनाइटेड के साथ है। जनता दल यूनाइटेड ठीक है कमलेश, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो दिल्ली